इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार रात 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। नेतन्याहू ने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक ईरान पर बात की। उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि हम जीत के बेहद करीब हैं। हमास के हारने से ईरान को झटका लेगा। उन्होंने हिजबुल्लाह को कुचलने की धमकी दी और कहा कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इजरायल हर जरूरी कदम उठाएगा। नेतन्याहू ने ईरान को अमेरिका, इजरायल और अरब देशों के लिए एक चुनौती बताया और कहा कि ऐसे वक्त में अमेरिका और इजरायल का एक साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। इससे पहले पीएम नेतन्याहू ने जब अमेरिका संसद पहुंचे तो उन्होंने 2 मिनट 16 सेकंड का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इस दौरान कुछ सांसदों ने हूटिंग भी की। कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में एलन मस्क भी शामिल हुए। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान की सीमा समेत नक्सली इलाकों में न जाने की सलाह दी है। विदेश विभाग ने भारत के लिए रिवाइज ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों से कहा कि भारत के कुछ इलाकों में अधिक खतरा है। अपराध और आतंकवाद की वजह से अधिक सावधानी बरती जाए। अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कई टूरिस्ट स्पॉट पर रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। भारत में आतंकवाद बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। वे टूरिस्ट स्पॉट स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी भवनों को निशाना बनाते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिका सरकार भारत के पास के ग्रामीण इलाकों में नागरिक तक मदद पहुंचाने में समस्या आ सकती है। जर्मनी की सबसे बड़े और पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद को बंद कर दिया गया। यह मस्जिद ब्लू मोसिक के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित है। जर्मन पुलिस ने कहा है कि इस मस्जिद को शिया मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और ईरान की सरकार के साथ गहरा संबंध है। पुलिस का कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है और ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। जर्मनी ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में पुलिस ने इस्लामिक आतंक से जुड़े होने के शक में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इसमें मस्जिद के अलावा लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए। इसमें इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। ईरान ने इस कदम की आलोचना की और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा गया। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन शौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 3 एक ही परिवार के थे। इनमें से मनुराज शर्मा, उनकी पत्नी प्रीजा खटीवाड़ा और 4 साल का बेटा आदिराज शामिल है। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। इसे तुरंत बुझा दिया गया था। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने से भारतीय मूल की कमला हैरिस का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। इस बीच कमला ने के ननिहाल तमिलनाडु का थुलसेंद्रपुरम गांव उनके समर्थन में लगे पोस्टरों से पटा पड़ा है। कमला हैरिस के नाना PV गोपालन इसी गांव के रहने वाले थे। गांव के दरवाजे पर एक मंदिर के बाहर कमला हैरिस की तस्वीर के साथ एक बैनर लगा है। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटते ही इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी M नटराजन ने सूर्योदय के कुछ घंटे बाद हिंदू देवता धर्मस्थ को मिठाई और चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए 60 साल के पुजारी ने कहा कि हमने पहले भी उनके लिए पूजा की थी और वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई थी। हमारे भगवान के आशीर्वाद से वो राष्ट्रपति बनेंगी।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार रात अमेरिकी संसद में जॉइंट सेशन को संबोधित करने पहुंचे। नेतन्याहू ने करीब 1 घंटे तक संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक ईरान पर बात की। उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि यह हम जीत के बेहद करीब है। हमास के हारने से ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने हिजबुल्लाह को कुचलने की भी धमकी दी और कहा कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल हर जरूरी कदम उठाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के लिए ईरान चुनौती बना हुआ है। ऐसे वक्त में अमेरिका और इजराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। पीएम बाइडेन जब अमेरिकी संसद पहुंचे तो उन्हें काफी बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। उनके लिए काफी देर तक तालियां बजती रही, जबकि कुछ सांसद हूटिंग करते हुए भी सुनाई दिए गए। कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में एलन मस्क भी शामिल हुए। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर का दिन 11 सितंबर की तरह इजराइलों के लिए एक बदनाम दिन बन चुका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2011 को आतंकी हमला हुआ था। नेतन्याहू ने संसद में बताया कि यह हमला एक छुट्टी के दिन हुआ था। हम त्योहार में व्यस्त थे। हमास के हमलावरों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, पुरुषों के सिर काटे और बच्चों को जिंदा जला दिया। उन्होंने गाजा से अनेक बंदों को बचाने के लिए इजराइल सेना की तारीफ की है। भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बड़ी जीत हासिल की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। यह डील ऐसे समय में फाइनल हुए जब पिछले ही महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। भारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन भी इस बंदरगाह पर अपनी नजर बनाए हुआ था। मोंगला बंदरगाह चिटगोंग बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, ये तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। इससे पहले भारत ने इस साल म्यांमार के साथ स्वाते बंदरगाह और ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह की डील फाइनल की है। मोंगला बंदरगाह डील से जुड़ी जानकारियां अभी सामने आना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टर्मिनल का संचालन इंडियन बंदरगाह ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। मोंगला बंदरगाह डील भारत के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है। इस बंदरगाह के जरिए भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। इसके अलावा चीन को काउंटर करने में भी यह बंदरगाह बेहद अहम है। हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन जितनी मजबूती से 650 करोड़ और पाकिस्तान के ग्वादर में 1.5 लाख करोड़ की मदद से बंदरगाह बना रहा है। कंटेनर ट्रैफिक के मामले में टॉप 10 बंदरगाह में भारत का एक भी बंदरगाह शामिल नहीं है, जबकि टॉप 10 में चीन के 6 बंदरगाह शामिल हैं। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सोसाइटी पॉलिसी के डायरेक्टर और नौसेना के पूर्व अधिकारी उदय भास्कर के मुताबिक मोंगला बंदरगाह का संचालन हिंद महासागर में भारत की बंदरगाह संचालन की क्षमताओं को दिखाने का एक अच्छा मौका है। पूर्व अधिकारी के मुताबिक भारत को वैश्विक तौर पर बंदरगाह संचालन के क्षेत्र में कमतर माना जाता है। भास्कर के मुताबिक विदेशों में बंदरगाह का संचालन किसी देश की समुद्री क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चीन अब तक 60 से ज्यादा देशों में 100 से ज्यादा बंदरगाहों में निवेश कर चुका है। फिलिस्तीन की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों हमास और फतह में सुलह हो गई है। चीन ने मंगलवार को दोनों देशों के बीच में डील कराई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह जंग के बाद पहली बार है जब एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियों ने एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। चीनी विदेशी मंत्रालय वांग यी ने बताया कि 3 दिन की बैठक के बाद यह डील हो पाई है। इसके तहत यह तय हुआ कि जंग खत्म होने के बाद दोनों दल गठबंधन से फिलिस्तीन में सरकार चलाएंगे। डील में हमास और फतह के अलावा 12 फिलिस्तीनी समूह ने भी हाथ मिलाए। फतह ने कहा कि यह डील फिलिस्तीन को इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगी। फतह इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाके वेस्ट बैंक में सरकार चलाता है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास फतह संगठन के, वहीं समुद्री तट की तरफ बसे फिलिस्तीन हिस्से गाजा में हमास की सरकार है। 2006 के गाजा इलेक्शन में फतह की हार के बाद वह हमास की सरकार बनी थी। हमास और फतह के बीच सरकार चलाने और लोगों का प्रतिनिधित्व करने को लेकर दशकों से संघर्ष चल रहा है। दोनों ही फिलिस्तीन के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमास हमेशा
से आज़ादी की लड़ाई आक्रामक तरीके से लड़ते आया। वहीं फतह कूटनीतिक ढंग और बिना संघर्ष के फिलिस्तीन के लोगों की आवाज़ उठाने की हिमायत करता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी फतह को फिलिस्तीन प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा मिला है। दोनों संगठन चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ें और दुनिया में फिलिस्तीनियों को एकजुट होकर रिप्रेजेंट करें। चीन ऐतिहासिक रूप से जंग में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखता है। वह एक आज़ाद फिलिस्तीन देश का समर्थन करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो जंग खत्म करने के लिए राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आह्वान भी कर चुके हैं। चीन ने फिलिस्तीन में सौर ऊर्जा स्टेशन बनाने के लिए 2016 में 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। जून 2023 के बाद से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 5 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। इस साल जनवरी में इजरायली सेना ने बताया था कि हमास जो हथियार का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से ज्यादातर चीन के बने हुए हैं। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी चीन ने हमास और फतह के आपसी मतभेद सुलझाने के लिए राजधानी बीजिंग में मुलाकात करवाई थी। चीन ऐसा कर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को टक्कर देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।